जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में अध्याय 7 में है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो हम इसमें पहले भी एक भाग पढ़ चुके थे जिसमें हमने जाना था कि मनुष्य का जो प्रारंभिक समय था वो किस प्रकार था, मनुष्य किस प्रकार रहते थे और रहने के लिए जो अनुकूल भौगोलिक जो दशाएं थी उसके बारे में भी हम जान चुके थे। साथ ही हमने बस्तियों के बारे में जाना था, स्थायी बस्ती और अस्थायी बस्ती के बारे में भी हम जान चुके थे। साथ ही हम ऋतु प्रवास के बारे में, ग्रामीण बस्तियों तथा नगरीय बस्तियों के बारे में भी जान चुके थे और उसके विषय में हमने विस्तार से चर्चा किया था। इसके साथ साथ हमने परिवहन के बारे में भी जाना था कि किस प्रकार से परिवहन का विकास हुआ और उसमें सबसे अधिक जो परिवहन का जो क्षेत्र है जैसे सड़क मार्ग, तो उसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है और हमने अलग अलग सड़कों के बारे में भी विस्तार से अध्ययन किया। तो इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम परिवहन के एक अन्य साधन रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रेल मार्ग है वो सड़क मार्ग में ही आता है। तो रेल मार्ग में भी बहुत अधिक संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक यातायात करते हैं। साथ ही अधिक मात्रा में सामानों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाने के लिए रेल मार्ग का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में रेल मार्ग परिवहन का प्रमुख साधन है। ये भारत के कुल सामान तथा यात्री जो यातायात का लगभग 70% भाग का परिवहन करती है। तो लगभग 70% मतलब कितने अधिक भाग का परिवहन रेल मार्ग के जिम्मे आता है। तो भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई 66,368 किलोमीटर है। तो यहाँ देखिए बंदरगाह के बारे में दिया गया है। बंदरगाह या समुद्री पतन, तो जो समुद्री पतन होता है ये क्या होता है? तो बंदरगाह ऐसा जगह होता है जहाँ पर जो जहाज होते हैं वे आकर रुकते हैं, वहाँ सामान उतारा जाता है, सामान को चढ़ाया जाता है, ईंधन को लाया जाता है। जिस तरह से बस जो रुकने का स्थान होता है वो बस स्टैंड होता है, तो उसी तरह से जो समुद्री जहाज होते हैं उनके जो रुकने का स्थान होता है वो होता है बंदरगाह। तो यहाँ देखिए कुछ पत्तन के बारे में दिया गया, हवाई पत्तन तथा पत्तन के बारे में यहाँ बताया गया। तो ये भारत के मानचित्र में दिखाया गया है अलग अलग भागों को। तो नई दिल्ली तथा मुंबई, यहाँ जो मुंबई दिखाया गया, चेन्नई दिखाया गया, विशाखापत्तनम, ये मुख्य बंदरगाह हैं। और जो हवाई पत्तन है जहाँ पर हवाई अड्डे हैं मुख्य, जो नई दिल्ली हैं, मुंबई हैं और चेन्नई हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। भारत के मानचित्र को आप जानते हैं, देखिए सबसे उत्तर में क्या लद्दाख है, यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, यहाँ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इधर मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो आप मानचित्र को भी यहाँ देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। यहाँ उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उसके पड़ोसी देशों को भी यहाँ दिखाया गया है। लेकिन यहाँ मुख्य जो पत्तन है एवं जो हवाई पत्तन है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को यहाँ दिखाया गया है, तो आप इसको देख लेंगे। तो जो पहली रेलगाड़ी थी वो 1853 ईस्वी में मुंबई तथा ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और वाष्प इंजन का भी खोज हुआ, औद्योगिक जो क्रांति हुआ उसके कारण उद्योगों में बहुत अधिक कच्चे माल की आवश्यकता हुई। तो कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाने के लिए रेल लाइन का प्रयोग किया जाने लगा। तो जो रेल में जो इंजन का प्रयोग किया गया वो वाष्प इंजन का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। अब जो भारत में रेल लाइन है वो भी 3 गेज की है। तो पहला क्या है, बड़ी लाइन अथवा चौड़ी गेज। तो इसका जो माप होता है वो होता है 1.676 मीटर चौड़ा होता है। दूसरा है मध्यम लाइन अथवा मीटर गेज, ये 1 मीटर चौड़ा होता है। तीसरा होता है छोटी लाइन अथवा संकरी गेज जो होता है 0.61
मीटर चौड़ा होता है। तो इस तरह से उसके जो माप है उसके अनुसार इसको 3 भाग में बांटा गया है, बड़ी लाइन, मध्यम लाइन और छोटी लाइन, और उसके माप भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ देखिए जहाज को दिखाया गया है, ये जलमार्ग का साधन है, परिवहन का साधन है। ये जहाज है जिससे यात्री और सामान दोनों ही यात्रा करते हैं। रेलमार्ग ने कम खर्च में भारी सामान अथवा मानव को तेजी से आवागमन का साधन प्रदान किया है। तो बाद में डीजल तथा विद्युत इंजन ने वाष्प इंजन का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। तो जो रेलगाड़ियां थी पहले थोड़ी धीमी थी, लेकिन जब सुपरफास्ट रेलगाड़ियां आई तो जो परिवहन का गति था वो भी तीव्र हो गया। लोग कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने लगे। मैदानी भागों में रेलमार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है, और जो मैदानी भाग है, समतल भाग है, वहां रेल लाइन का जो फैलाव है वो आसानी से हो सका, क्योंकि काफी कम खर्च में रेल लाइनें बिछाई जाती है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां थोड़ा मुश्किल है रेल लाइनों का जाल बिछाना। उन्नत प्रौद्योगिकी से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। तो जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है वहां भी रेल मार्ग बनने लगे हैं। थोड़ा खर्चीला है लेकिन फिर भी बनने लगे हैं। भारतीय रेल मार्ग विकसित अवस्था में है, अभी वो विकसित अवस्था में है, इसका काफी विकास हुआ है। जो प्राचीन काल में जिस तरह से रेलवे की गति थी, उसकी क्षमता थी, उसमें काफी विकास हुआ है। यह एशिया में चीन के बाद दूसरा बड़ा तथा विश्व में चौथा सबसे रेल मार्ग है, जो भारत का रेल मार्ग है। इसके बाद है जल मार्ग। तो प्राचीन काल से ही जल मार्ग परिवहन का प्रमुख साधन रहा है। तो प्राचीन काल से ही जो विदेशों से लोग आते थे व्यापार करने के लिए, वे जल मार्ग का बहुत अधिक प्रयोग करते थे। तो जो वास्को डी गामा जो भारत के खोज किए हैं कहा जाता है, तो वे भी सबसे पहले समुद्री मार्ग से ही भारत पहुंचे थे। तो वे एक नाविक थे। तो इसलिए प्राचीन काल से ही जो जल मार्ग है उसका प्रयोग किया जाता रहा है। तो भारी एवं बड़े आकार के सामानों को अधिक दूरी तक ढोने के लिए जलमार्ग जो है वो सस्ता साधन है। जलमार्ग मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंतर्देशीय जलमार्ग एवं दूसरा होता है जलमार्ग, समुद्री जलमार्ग। तो जो जलमार्ग होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री जलमार्ग। और नौ परिवहन योग्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। तो जो देश के अंदर जल के द्वारा परिवहन किया जाता है, जल के मार्ग के द्वारा, तो उसमें नदियों में जो नौका चलते हैं, जहाज चलते हैं, वे आते हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में महान झील, अफ्रीका में नील नदी महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है। तो ये प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। समुद्री तथा महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए होता है। और जो समुद्री जलमार्ग है उसमें क्या होता है कि एक महादेश से दूसरे महादेश तक ये कनेक्टेड रहते हैं। इसमें जो व्यापारिक माल होते हैं, सामान होते हैं, उसको एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग होता है। समुद्री मार्ग बंदरगाहों से जुड़े होते हैं, और जो समुद्री मार्ग होते हैं वे बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। तो बंदरगाह क्या होते हैं, इससे पहले हमने जाना कि बंदरगाह ऐसे स्थान होते हैं जहां जहाज आकर अपने सामान को उतारते हैं और सामान को चढ़ाते हैं। तो ये एक तरह से जो जहाज होते हैं उनके स्टेशन होता है। तो भारत में मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरो, अफ्रीका में डरबन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। तो भारत में अनेकों राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास हुआ है। उनमें राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर स्थित है। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग है संख्या 1 वो गंगा नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। तो हमारा राज्य झारखंड समुद्र से सटा नहीं है।
तो जो झारखंड है उसकी स्थिति कैसी है, वो समुद्र से काफी दूर है, समुद्र से सटा हुआ नहीं है, और इस कारण से यहाँ समुद्री बंदरगाह नहीं है, क्योंकि वैसे राज्य में ही समुद्री बंदरगाह हैं जो समुद्र के किनारे हैं, क्योंकि जो बंदरगाह होते हैं वे समुद्र के किनारे ही होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे आप अपने राज्य में के जो महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है उसके नाम बताइए। तो हमारे राज्य क्या है, हमारा राज्य है झारखंड, तो इसके जो महत्वपूर्ण जो हवाई पत्तन है, जैसे रांची है हमारा हवाई पत्तन मुख्यतः, और ये देखिए वायु मार्ग है, तो वायु मार्ग में क्या है, हवाई जहाज का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए दूर संचार के लिए इस तरह का प्रयोग किया जाता है, और ये है किसान मोबाइल से कृषि संबंधी जानकारी लेते हुए। तो अभी जो किसान है वो मोबाइल ऐप के द्वारा भी कृषि संबंधी जानकारी ले सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है, कब वर्षा होने वाला है, कब सूखा पड़ने वाला है, कब बाढ़ आने वाला है, कब उनको अपने फसलों को लगाना चाहिए, कब काट लेना चाहिए। तो ये सारी जानकारी वे मोबाइल ऐप के द्वारा ले सकते हैं। अब हम जानेंगे वायु मार्ग के बारे में। तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। तो ये जो वायु मार्ग है ये सबसे तेजी वाला साधन है, क्योंकि हम बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। जो मार्ग हम ट्रेन से 2 दिन में पूरा करेंगे वही हम वायु मार्ग के द्वारा 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो सोचिए कितना तीव्र साधन है। तो यदि हमको कहीं बहुत जल्दी जाना है तो हम वायु मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। तो ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। तो वायु मार्ग में जिस ईंधन का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाजों में, तो वो काफी महंगा होता है, जिसके कारण जो इसके टिकटें भी होती है वो भी काफी महंगी होती है। इसलिए वायु मार्ग से यात्रा करना अधिक महंगा होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो अत्यधिक दुर्गम स्थान पर भी पहुंच सकता है। तो ऐसा स्थान जहां पर सड़क मार्ग, जल मार्ग नहीं पहुंच सकते हैं, तो वैसे स्थानों पर भी वायु मार्ग से हम जा सकते हैं। लेकिन यह खराब मौसम, कुहरे, तूफान इत्यादि से प्रभावित होता है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने के लिए, तो जहां पर बाढ़ आई हुई है वैसे जगहों में हम सड़क मार्ग से नहीं जा सकते। यदि सरकार वहां सहायता पहुंचाना चाहती है तो वो सड़क मार्ग से नहीं जा सकती है, लेकिन वो हवाई मार्ग के द्वारा वैसे स्थानों पर पहुंचकर वैसे लोगों को भोजन, वस्त्र, जल और दवाई पहुंचा सकती है। तो ये आपातकालीन स्थिति में भी वायु मार्ग बहुत उपयोगी है। महत्वपूर्ण हवाई पत्तनों में मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, काहिरा इत्यादि हैं। और रांची में जो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा स्थित है वो झारखंड का प्रमुख हवाई पत्तन है। झारखंड में देवघर में नया हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। तो स्थानीय स्तर पर समाचार पत्र का नाम या टीवी चैनल का नाम आप बता सकते हैं। तो जो स्थानीय स्तर पर कुछ समाचार पत्र निकलते हैं, बहुत सारे, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, और टीवी चैनल भी अलग अलग हैं, आज तक, एबीपी न्यूज, तो बहुत सारे न्यूज है, ये आप बता सकते हैं या फिर अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे संचार। तो जिस प्रकार परिवहन द्वारा यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, तो जो परिवहन के साधन है उसके द्वारा यात्रियों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो अभी हमने कहा कि आप अपने जो समाचार पत्र आते हैं घरों में उसका पता कीजिए, जो टीवी के न्यूज चैनल है उसका पता कीजिए कि कौन कौन से चैनल हैं। तो ये क्या करते हैं, अखबार और न्यूज चैनल ये हमको खबरों से अवगत कराते हैं, खबरों को हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या हो गए, ये संचार के साधन हो गए। तो इसके द्वारा हम संदेशों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार संचार द्वारा संदेश एवं विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसका साधन क्या है, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा हम खबरों को प्राप्त करते हैं, संदेशों को प्राप्त करते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक संदेश पहुंचाने के लिए
मनुष्य तथा पशुओं का प्रयोग किया जाता था। तो आप देखेंगे कि जो राजा महाराजा के समय में जो संदेश भेजा जाता था तो उसमें दूत का प्रयोग किया जाता। दूत को एक चिट्ठी लिखकर भेजा जाता था दूसरे राजा के पास कोई संदेश भेजने के लिए, और या फिर जो कबूतर होता था या फिर बाज होता था उसके गले में भी एक चिट्ठी टांगकर उसको भेज दिया जाता था, उसको उस तरह से ट्रेंड किया जाता था। तो जो प्राचीन काल होता था या फिर 19वीं सदी तक भी जो संदेश भेजे जाते थे वे मनुष्य और पशुओं की सहायता से भेजे जाते थे। तकनीकी विकास के साथ साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों का विकास कर लिया। तो पहले जो संदेश भेजा जाता था उसमें काफी समय लगता था। पहले हम लोग चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी भेजे 1 सप्ताह लग जाता था उसको पहुंचने में, फिर उसका जवाब आने में फिर 1 सप्ताह लग जाता था। लेकिन अभी जो संचार के साधन है उसमें बहुत ज्यादा विकास हुआ, नए नए साधनों का विकास हुआ है, जिससे हमको जो खबर है काफी कम समय में मिल जाता है। तो संचार के क्षेत्र के विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई। तो सूचना क्रांति आई, बहुत जो खबरें हैं तुरंत एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाने लगा। तो सूचना प्रदान करने, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग होता है, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा लोगों का एक दूसरे से संपर्क भी हो पाता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन तथा इंटरनेट ने संपूर्ण विश्व को समीप ला दिया। पहले एक जगह से दूसरे जगह तक खबर पहुंचाना बहुत मुश्किल काम था, उसमें काफी समय लग जाता था, और हम एक स्थान में जहां रहते हैं उसी के आसपास के बारे में ही जानकारी इकट्ठा कर पाते थे, और दूर के स्थान के बारे में हमको जानकारी नहीं मिल पाता था। लेकिन अभी इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल ने सब पूरे विश्व को आसपास ला दिया है। कितना जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक खबर चला जाता है, हम सब क्षेत्रों के बारे में आसानी से जान पाते हैं। देखिए जैसे अभी क्या है, जो कोरोना महामारी आया उसमें भी देखिए किसी एक स्थान में वो उत्पन्न हुआ और वो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गए, वो भी कितने कम समय में। तो इसी तरह से जो खबरें भी हैं वो भी तुरंत पूरे विश्व में फैल जाती हैं। तो इतना तेज हो गया है आजकल संचार के माध्यम जो हैं। तो आपसी संपर्क संभव होने के कारण ही हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। जीवन संचार माध्यम से सरल हो गया, और जो हमारा जीवन है वो संचार माध्यम की सहायता से बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि हम घर बैठे ही रेल, वायुयान तथा सिनेमा इत्यादि के टिकट भी आरक्षित कर पाते, और भी बहुत सारे काम आसान हो गए हैं। हमको जो टिकट लेना है तो हम घर बैठे ही मोबाइल से टिकट रिजर्वेशन कर लेते हैं। बिजली का बिल जो देना है, पानी का बिल देना है, तो वो भी हम मोबाइल की सहायता से आसानी से दे पाते हैं। तो इससे हमारा जो जीवन है कितना आसान हो गया और कितना तेज हो गया है कि हमको बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमको पहले घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अभी वो घर बैठे ही हो जा रहा है। तो इसमें हमने पढ़ा कि संचार के जो अलग अलग माध्यम है उसके बारे में जाना, परिवहन के अलग अलग साधनों के बारे में जाना, मानव जो सभ्यता का विकास हुआ था तो उस समय मानव की कैसी स्थिति थी, उनके आवास क्या थे, तो उसके बारे में भी हमने इस पाठ में विस्तार से पढ़ा। तो आशा करती हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, और यदि कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। तो अभी हम यहाँ कुछ शब्द दिए हैं उसके बारे में भी जान लेंगे, जैसे बस्तियां, सेटलमेंट, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, संचार, कम्युनिकेशन, बंदरगाह, पोर्ट, शहरी, अर्बन, मानवीय, ह्यूमन, वायुमार्ग, एयरवेज, इसी तरह से सड़क मार्ग, रोडवेज, रेल मार्ग, रेलवेज, ग्रामीण, रूरल, जलमार्ग, वाटरवेज, अंतर्देशीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज। जो देश के अंदर जो जलमार्ग का प्रयोग किया जाता है वो हो गया अंतर्देशीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज, और समुद्री जलमार्ग, ओशियन वाटरवेज, जो एक देश से दूसरे देश तक सामानों को ले जाने के लिए या फिर यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको हमने 2 भागों में पढ़ा, आप दोनों भाग को ही देख लेंगे तभी आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा। थैंक यू।